नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला। ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सरकार। 59 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मिड डे मील योजना का विस्तार कर पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का कैबिनेट का फैसला। 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लास में मिलेगा दोपहर का खाना। 5 साल में योजना के तहत 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान। नीमच और रतलाम रेलवे लाइन को डबल करने की भी मंजूरी। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के साथ कांग्रेस में छिड़ा घमासान और तेज। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर उठाए सवाल। कहा, पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां तैनात। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। टीएमसी की ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और सीपीएम प्रत्याशी श्री जीव विश्वास के बीच में है मुकाबला। चक्रवाती तूफान गुलाब के बाद शाहीन का बड़ा खतरा। अरब सागर से उठने वाले तूफान को लेकर गुजरात में भी अलर्ट जारी। मछुआरों को 2 अक्टूबर तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। तो ये हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले किए गए। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ईसीजीसी में सरकार अगले 5 साल में 4,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे कि निर्यातकों के साथ साथ बैंकों को मदद भी दी जाएगी और इन फैसलों से 59 लाख नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। पिछले 1 साल में आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्यात पर फोकस किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर तक देश से $185 बिलियन का निर्यात हुआ है, जो 6 महीने का रिकॉर्ड है। सरकार राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना को जारी रखते हुए अगले 5 वर्षों में 1,650 करोड़ सहायता अनुदान देगी। पिछले हफ्ते 21 सितंबर तक अगर हम आंकड़े देखें तो देश से $185 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। आज 4,400 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन करने का, एक मात्रा में उनको कैपिटल देने का निर्णय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया। इसका 3 लाख करोड़ तक एक्सपोर्ट्स को कवर करने का एक साधन बनेगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से सूचीबद्ध होने से कंपनी के वास्तविक मूल्य का निर्धारण होगा। कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही आएगी। इसके अलावा कंपनी आईपीओ और एफपीओ के माध्यम से नई पूंजी जुटाने में सक्षम हो सकती है, जिससे कंपनी को अधिकतम देयता कवर बढ़ाने में मदद मिलेगी। साधारणतः एक नई कंपनी को लिस्टिंग में जो पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं, डीआरएचपी वगैरह बनाना पड़ता है, मेरा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में ये लिस्टिंग होने की संभावना है। ईसीजीसी भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसकी स्थापना निर्यात के लिए ऋण, जोखिम बीमा और संबंधित सेवाएं प्रदान करके निर्यात में सुधार लाने के मकसद से की गई है। ईसीजीसी ने अधिकतम देनदारियों को वर्तमान के 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2026 तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए पीएम पोषण स्कीम को मंजूरी दे दी है।
अब जिससे देश भर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। यह स्कीम अगले 5 सालों के लिए चलाई जाएगी। इस स्कीम में ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार का होगा। अभी जो कि मिड डे मील की योजना चल रही है उसे पीएम पोषण योजना में भी शामिल कर लिया जाएगा। इस योजना से जहां पर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, वहीं पौष्टिक भोजन से उन्हें भरपूर पोषण भी मिलेगा। इन दोनों रेलवे लाइनों के बनने से जहां एक और माल भाड़े की दृष्टि से, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से, और दूसरी ओर पैसेंजर्स के लिए भी डबलिंग होने का बहुत लाभ मिलेगा। और ये तय किया गया है कि पूरे किए जाएंगे कि अगले 3 वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। जिसकी बात केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही है वो ये कि आज 2 रेल खंडों के दोहरीकरण को सरकार ने मंजूरी दी है। सरकार ने मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम रेल ट्रैक को डबल करने का फैसला किया है। इस काम में 1096 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है। नीमच रतलाम खंड के दोहरीकरण से इस खंड की आवाजाही क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सिस्टम में अधिक माल और यात्री ट्रेन शामिल की जा सकेंगी। आसान कनेक्टिविटी उपलब्ध के साथ इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गुजरात में राजकोट और कनालूस रेल लाइन को भी डबल करने का फैसला किया गया। इस काम को पूरा करने में करीब 1080 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोहरीकरण से सौराष्ट्र क्षेत्र के चहुमुखी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें से 4 परियोजनाएं रेल मंत्रालय की, 2 विद्युत मंत्रालय की और एक सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ी हुई थी। करीब 50,000 करोड़ रुपए की संचयी लागत वाली ये परियोजनाएं 7 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। वे राजस्थान में बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का शिलान्यास भी करेंगे। ये चिकित्सा महाविद्यालय केंद्र प्रायोजित नए विश्वविद्यालय रेफरल अस्पताल स्थापित करने की योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के 3 चरणों में देश भर में 157 नए चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के साथ ही पार्टी में छिड़ा घमासान और तेज हो गया है। पार्टी के मौजूदा हालात से नाराज वरिष्ठ नेताओं ने इसे लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग भी की है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि मैं आपके साथ मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये बातें और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं हो। और इस बीच पंजाब में जारी सियासी घमासान के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह कल ही दिल्ली आए हैं। उन्होंने
मीडिया से कल बातचीत करते हुए दावा किया था कि यह उनका राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए कल मतदान होगा। उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। यहां केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। जिन मतदान केंद्रों पर कल मतदान होगा उनके 200 मीटर के दायरे में धारा 144 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब निषेधाज्ञा लागू है। यह उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी की साख दांव पर है। वो इस सीट से लड़ रही हैं। बंगाल की सीएम रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसका फैसला इसी चुनाव से होगा। बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका टिब्रीवाल उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं। सीपीएम ने श्री जीव विश्वास को मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ को मजबूत करने के अभियान से जुड़ने की नसीहत दी है। उत्तराखंड में पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजकों को और साथ ही प्रभारियों को दिए गए एक डिजिटल संबोधन में कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा बूथ प्रबंधन होता है तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप सब बूथ को मजबूत करने के अभियान से जुड़े, बूथ से जुड़े जो कार्य आपको दिए गए हैं उन्हें आप जल्द से जल्द पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए चुनाव जीतना भी एक माध्यम होता है और हमारे लिए चुनाव जीतने का शस्त्र भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता ही है। और बात उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की, जो कि जोधपुर के दौरे पर हैं। जोधपुर दौरे के अंतिम दिन उपराष्ट्रपति बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों के साथ संवाद किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने जोधपुर के काजरी परिसर का अवलोकन किया और काजरी में चल रहे शोध कार्यों की जानकारी भी ली। राजस्थान दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जोधपुर के बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय का दौरा किया। उपराष्ट्रपति को बीएसएफ की हैट भेंट स्वरूप प्रदान की गई, जिसे पहनकर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। बीएसएफ परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने जवानों का हौसला बढ़ाया और बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात की। यहां उपराष्ट्रपति ने बीएसएफ अधिकारियों और जवानों की सीमा पर हर हाल में देश की रक्षा करने के जज्बे की सराहना की। साथ ही देश के पड़ोस में उभरती भू राजनीति स्थिति की वजह से सीमा सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौतियों को भी चिन्हित किया। The emerging geopolitical situation across the border is going to pose new challenges to the border guarding forces. The use of drones has become the latest challenge, but I am confident the forces will continue to thwart the nefarious designs of enemies of peace within our country as well as our bordering countries. जोधपुर के बीएसएफ मुख्यालय में जवानों से रूबरू होने के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू काजरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काजरी में किए जा रहे शोध कार्यों जैसे पानी के वाष्पीकरण को रोकने, बाजरे की किस्म के साथ ही खनिज से खाद्य बनाने के रिसर्च के बारे में जानकारी ली। साथ ही उपराष्ट्रपति ने यहां पर किए जा रहे शोध कार्य और किसानों के हित में आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण के लिए काजरी के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता की स्मृति में आज कोटा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान करने के लिए इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। लोकसभा स्पीकर रक्तदान शिविर में जाकर रक्तदाताओं से मुलाकात भी की और उनका उत्साह बढ़ाया। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर आए लोकसभा अध्यक्ष ने जन सुनवाई करके लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता और समाजसेवी स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला की स्मृति में कोटा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कोटा स्थित पैतृक निवास कैथुनिपोल से इस शिविर की शुरुआत की गई। सामाजिक सेवा संकल्प दिवस के रूप में विभिन्न सामाजिक सरोकारों के साथ पूरे कोटा में इस तरह के रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में रक्तदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन शिविरों में जाकर रक्तदाताओं से मिले और उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके स्वर्गीय पिता जीवन की शुरुआत से ही सेवा कार्य से जुड़े रहे, इसलिए उनकी पुण्य स्मृति में पूरे कोटा में इस तरह के रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक
रक्तदान एक पुनीत कार्य है, इससे लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। निश्चित रूप से मेरे पिताजी को देहांत हुए 1 वर्ष हुआ है। उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद से जो कुछ भी हम बढ़ पाए उसमें पिता का आशीर्वाद ही रहता है और उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही हम आज सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। रक्तदान शिविर से पहले अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आमजनों से मिले। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में कोटा बूंदी के लोग अपनी फरियाद लेकर लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे। ओम बिरला ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और कुछ के लिए मौके से ही अधिकारियों को निर्देश दिए और कुछ समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। कोटा से वीरेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे देश और दुनिया की खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। एक जानदार खिलाड़ी, एक सुरीला सिंगर, एक बेहतरीन अभिनेता, एक लोकप्रिय नेता और जनता के बीच रहने वाला एक जनप्रतिनिधि। चल रहा हूँ और बहुत सुकून है कि मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ,